आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास विद ड्रामा, और ड्रामा यूनिट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिजाबेथन पीरियड और बहुत सारे इसके डिटेल्स, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कंबाइंड होगी. Who were the famous writers of the Elizabethan age? The famous writers of the Elizabethan age are, we all know, William Shakespeare and yes, Christopher Marlowe. इसमें क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर तो कभी पीछे कभी आगे, कभी हमें कॉन्टेक्स्ट में आना होता है कि उस एज में क्या हो रहा था, और कभी कभी उससे कोऑर्डिनेट होकर के हमें हिस्ट्री पार्ट पे जाना होता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शुरुआत में ये चर्चेस का क्या परफॉर्मेंस था, किस तरीके से स्टेज हुआ, किस तरीके से ड्रामा एंटर की. अब हम लोग फिर से वापस कंटेंट पे आ गए, जहां पे हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस करने वाले हैं विद ड्रामा एज इट्स प्रोफाइल एंड मेनी अदर थिंग्स. फाइन. नाउ अब बात करते हैं हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 15th सेंचुरी में आप देखिए, ये सेकेंड हाफ देखिए बच्चों. सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी का मतलब होता है 1401 अगर आ गया तो 15th लग गया, तो 1450 समझ लीजिए. द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी मीन 1450 के आसपास, एंड द 16th सेंचुरी मीन 1501 से लेकर के. इट वॉज बेसिकली अ टर्बुलेंट एज इन इंग्लिश हिस्ट्री. टर्बुलेंट एज का मतलब होता है बहुत ही उठापथो, मतलब उठा पटक जिसको हम हिंदी में कहते हैं. बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सिंपल नहीं था, बहुत ज्यादा उसके अंदर टर्बुलेंस, तूफान, कई चीजों का हमने उसमें पाया. एंड इन द 15th सेंचुरी द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट दिस टर्म हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू, द वॉर ऑफ द रोजेस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. इन द 15वीं शताब्दी में जो वॉर ऑफ द रोजेस था, What it is a rivalry between two houses. ये पूछा भी जाता है, इंटरव्यूज तक में पूछा जाता है कि ये लड़ाई झगड़ा दो लोगों के बीच में है, एक है यॉर्क एंड एक है लैंकास्टर. और इसकी जब लड़ाई हुई और इसकी जो एंड हुआ, तो एंड किससे हुआ, जब कौन जीत गया, लैंकास्टर फैमिली. दे और उनके जो डिस्टेंट कजिन थे, इनके जो डिस्टेंट कजिन थे वो थे हेनरी ट्यूडर. ही क्लेम द थ्रोन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब दोनों में लड़ाई हुई तो लैंकास्टर जीते, और इनके जो दूर के रिश्तेदार थे, कजिन थे, जिनका नाम था हेनरी ट्यूडर, इन्होंने गद्दी को अपना लिया. एंड यस, हु वाज दिस हेनरी ट्यूडर स्टूडेंट्स? ही वाज हेनरी 7, स्टार्टिंग द ट्यूडर डायनेस्टी. अब देखिए, ट्यूडर डायनेस्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विद ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, एंड आई हैव फाउंड दैट मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स माइट नॉट बी नोइंग ट्यूडर डायनेस्टी इन स्पाइट दैट यू हैव गुड इन इंग्लिश लिटरेचर. So that is why my teaching is of a different kind, so that my students are become versatile and genius in literature for all the examinations to come in their life. So यही होता है कि आपसे कोई पूछे कि ट्यूडर डायनेस्टी कब शुरू हुई, तो आप तुरंत बता देंगे हेनरी 7 was the first राजा किंग to make the ट्यूडर डायनेस्टी. फाइन. नाउ इस डायनेस्टी में हुआ क्या, या इसके राजा के राज्य में क्या हुआ? द मिडिल क्लास वॉज ग्रोइंग रिचर. ये देखिए, इट वॉज ग्रोइंग रिचर एंड पावरफुल. धीरे धीरे जो मास था, जो मिडिल क्लास था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, रिच हो रहा था, पावरफुल हो रहा था. और जो एक रेनेसा की स्पिरिट थी, रेनेसा मीन्स रीबर्थ एंड ऑफ लिटरेचर एंड लर्निंग, उसकी जो आत्मा थी, उसकी जो जागृति थी, वो हमें इंग्लैंड में दिखने लगी. और जैसा कि मैंने आपको बताया, द राइजिंग मिडिल क्लास, इसको एजुकेशन का एक्सेस होने लगा. एंड बिकॉज इनको एजुकेशन के एक्सेस होने लगा, तो ये क्या करने लगे, पढ़ने लगे, लिखने लगे अपनी खुद की मदर टंग. एंड when they started writing, speaking in their mother tongue instead of Latin के अलावा, and was becoming aware of endless possibilities for well. और बहुत सारी possibilities खुल गई. जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो हमारे साथ बहुत possibilities खुल जाती है कि हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं. और जो उनको दिखने लगा कहाँ पे, कॉमर्स में, ट्रेड में, और एक नया आयाम में, एक नए रेनेसां में, एक नए संसार में. एंड दिस इंग्लिश लिटरेरी रेनेसां फ्रॉम द एक्सेंट ऑफ द हाउस ऑफ ट्यूडर, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्यूडर डायनेस्टी आ गई थी, टू द थ्रोन इन 1660. जब कौन आया? दैट इज द एज ऑफ रेस्टोरेशन. वो हम लोग आगे उसकी बात करेंगे. नाउ इन द 1530s स्टूडेंट, जब 1530 आ गया, हेनरी 8 ब्रोक विद रोम, रोम से लड़ लिया, ब्रोक हो गया. So in the 16th century there happened 3 important historical developments. अगर कोई पूछे कि 16th century में 3 important जो डेवलपमेंट्स हुए थे, जिसको रेनेसां कहते हैं, रेनेसां इसका अप्रोक्सीमेट डेट है 1485.
the Renaissance, the Reformation, and the emergence of the England as a maritime power. So these things happened, which is an important fact to know and to remember. Now, we directly come to the Elizabethan age. इसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर से पीछे चलेंगे थोड़ी देर के लिए हिस्ट्री पार्ट को फिर से समझने के लिए। तो वो जो एक म्यूचुअल आपका जो सबकॉन्शियस है वो उस चीज़ों को रिलेट कर पाएगा कि हिस्ट्री पार्ट में पीछे से क्या हो रहा है और एज में क्या हो रहा है। अब देखिए, आपको एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें नीले रंग का चीज़ें हिल रही हैं। वो क्या है? दैट इज just to show that this period of Elizabethan age was basically a turbulent period. कोई स्मूथ नहीं था, हिल रहा था, परेशान था हर तरीके से, इमोशनली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस हाई टर्बुलेंस, क्वीन एलिजाबेथ सक्सेसफुली coped with all the difficulties. इतनी सारी डिफिकल्टीज आई, इतने सारे चारों तरफ उनके दुश्मन थे। छोटी सी वो यंग लड़की थी 25-26 साल की, फिर भी उन्होंने इतना साहस, इतना करेज दिखाया और इतने बड़े एज को जन्म दिया जिसको हम कहने लगे बाद में द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो इस एलिजाबेथन एज की बात करें तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में कि इसको बहुत डराया धमकाया जाने लगा। जैसे हमारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान डराता है, चाइना डराता है, बॉर्डर्स के दुश्मन लोग डराते हैं, इसी तरीके से इंग्लैंड वाज थ्रेटेंड बाय द सुपर पावर्स ऑफ दैट एज, दैट इज फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस और स्पेन, ये देखिए फ्रांस और स्पेन, ये देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये वॉर का है। सो दीज पीपल, फ्रांस एंड स्पेन, दे ऑलवेज यूज्ड टू थ्रेटन बिकॉज दे वर सुपर पावर्स ऑफ दैट टाइम। एंड इनको किसको डराने लगे? इंग्लैंड को, मींस क्वीन एलिजाबेथ को। एंड एलिजाबेथ वाज एक्सकम्युनिकेटेड बाय द पोप इन 1570 एंड शी वाज, दैट इज व्हाई शी वाज इन कांस्टेंट फियर फॉर हर लाइफ। नाउ सी, एलिजाबेथन एज की बात करें हम, क्योंकि हम उस पर अब डायरेक्ट आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिजाबेथ वाज एक्सकम्युनिकेटेड बाय द पोप इन 1570 एंड शी वाज इन फियर फॉर हर लाइफ। नेवरदलेस स्टूडेंट्स, इंग्लिश शिप्स बीट द स्पेनिश आर्माडा। देखिए, जहाज की चित्र भी बनी हुई है। ये इंग्लिश शिप्स हैं, जो बहुत कठिन कार्य था वो भी एलिजाबेथ ने कर दिखाया कि जो अंग्रेजों की शिप थी, मींस एलिजाबेथ की जो शिप्स थी, उन्होंने स्पेनिश आर्माडा को खत्म कर दिया, बीट कर दिया। कब? इन 1588। डेट इज इंपॉर्टेंट। एंड एलिजाबेथ ने मेंटेन किया, शी मैनेज टू मेंटेन पीस, हार्मनी। किनके बीच में? दो लोगों के बीच में उन्होंने म्यूचुअल संबंध बनाने की कोशिश किया, जो कि बहुत कठिन था, और वो था प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। इन दोनों के बीच में एक हार्मनी बनाना एक अपने आप में बहुत मेहनत टास्क है, बहुत माउंटेनियरिंग टास्क है, जो क्वीन एलिजाबेथ ने करके दिखाया। शी ट्राइड टू यूनाइट हर पीपल। उन्होंने अपने कंट्री के सभी लोगों को एक ब्रदरहुड में, एक नेशनल फर्वर में, एक पेट्रियोटिसिज्म में यूनाइट किया और ये इंसिस्ट किया कि दे आर ऑल इंग्लिश पीपल। और ऐसा करने से ये बहुत अच्छा चल पड़ा और बहुत अच्छा जो समीकरण बना, जिसके वजह से क्वीन एलिजाबेथ इतने लंबे समय तक और अच्छी तरीके तक यह राज कर पाई। और यही रीजन रहा कि पूरे उनके देश में एक नेशनल फ्लैग, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल प्राइड के रूप में उभर के सामने आया। सो दिस इज इन जस्ट अबाउट द क्वीन एलिजाबेथ एज। नाउ फिर से हम लोग अब बैक चलते हैं अपने ड्रामा के पोर्शन पे, जहां से अभी हम आपसे बात कर रहे थे किसकी? चर्चेस की, किस तरह से ड्रामा आया। उससे होगा क्या कि बीच बीच में आपको अपने यूनिट के ड्रामा का जो स्टेज है वो पता चलता रहेगा, प्लस उसको मैं एक कोरिलेट करता रहूंगा आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो इंग्लिश ड्रामा था वो चर्चेस के कनेक्शन से टूट गया। और किसके कनेक्शन से टूट गया? क्लर्जीज के, क्योंकि क्लर्जी और चर्च यही मैनेज करते थे पहले। और 13वीं शताब्दी के अंत में ये जो मिस्ट्री प्लेस थे, ये जो मिरेकल प्लेस थे, ये दूसरों के हाथों में आ गए। They were passed into the hands of the people who were laymen, and these people were supported by the trade people, tradesmen, commerce people.
तो ये जो मिरेकल प्ले था, दे डेवलप्ड इनटू अ सीरीज ऑफ प्लेज। एक कह सकते हैं ना, सीरीज को एक ज्वाइंट कनेक्शन होता है फॉर इट्स थीम एंड ऑल द चीफ इवेंट्स इन द बाइबल, बिगिनिंग विद द क्रिएशन, बिगिनिंग विद द एंडिंग ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। ये सारे सीरीज बनने लगे और ये जो प्लेस थे ये कई कई साइकिल्स में, कई कई ग्रुप्स में आने लगे और कुछ कुछ टाउन्स से रिलेटेड होने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट से। लेकिन ऐसे केवल 4 ग्रुप्स और 4 साइकिल्स ही हमें सर्वाइवल में मिली है। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लें और उसको जरूर से नोट कर लें। फाइन। ये जो साइकिल्स हैं स्टूडेंट्स, दे बिलोंग टू द टाउन्स ऑफ यॉर्क। कहां के टाउन्स को बिलोंग करते हैं? टाउन्स ऑफ यॉर्क प्लस एक टाउन था जिसका नाम था टाउनले, TOWNELY, टाउन ऑफ टाउनले। देन एक टाउन था चेस्टर, देन कॉवेंट्री। So these cycles, they belong to the towns of York, Townley, Chester and Coventry. Now, one thing of utmost importance, that this York cycle students, this consists of 48 plays. यहाँ लिख देता हूं मैं 48 plays. Then Townley, yes, Townley consists of 32 plays. Then Chester cycle consists of 25 plays and Coventry cycle consists of 42 plays. So this will be a very good information for those students who don't know this base level. Now the York play, जो York play की बात कर रहे हैं, this generally has dramatic life and also religious in tone. The Townley plays के अंदर क्या है? इट हैज द एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश कॉमेडी एज वेल एज इंग्लिश क्लाउन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉमिक ड्रामा। आगे चल के आप जो कॉमिक ड्रामा देखा है उसका वो जो देखा है उसका रीजन ये है कि पीछे ये सारे प्लेस की साइकिल थी, इन्हीं से उभरा है कॉमिक ड्रामा। फिर चेस्टर प्लेस जो हैं दे आर मोर सीरियस, बहुत ही ये सीरियस टाइप के होते हैं, डायडेक्टिक पर्पस के होते हैं। डायडेक्टिक पर्पस का मतलब होता है इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन सीरियस और डायडेक्टिक होने के साथ साथ इनके अंदर यू विल फाइंड अ पैथेटिक एलिमेंट ऑल्सो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द कॉमेंट्री प्लेस आर, इनके अंदर एक टोन होता है जिसको हम कहते हैं रिलीजियस इन टोन। They are religious in tone, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। And all these 4 cycles gradually means धीरे धीरे, they come to be played on a movable stage. Movable मतलब नीचे पहिया लगा होता है, 4 किसी में, 6 किसी में। जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में दशहरे में रामलीला कमिटीज होती हैं, चौकी जिसको बोलते हैं, सज करके निकलती हैं 4 व्हील्स पे, 6 व्हील्स पे। आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें निकलती हैं, कलकत्ता में, मैसूर में, इलाहाबाद में, उज्जैन में, बहुत सारी जगहों पे। तो एक तरीके से आप समझिए कि वही जो प्लेटफॉर्म है इन द मूवेबल कार्ड्स वो होने लगे। एंड these 6 wheels और 4 wheels यही एक स्टेज होता था। एंड this entire stage being divided into an upper and lower room, नीचे भी एक रूम बनाया जाता था और अपर भी, सीढ़ी से रास्ता होता था। सो इसको हम कहते हैं दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ या सेकेंड स्टेज ऑफ द इंग्लिश ड्रामा। फाइन। अब हम लोग दोबारा से चलते हैं अपने रेगुलर ड्रामा के तरफ, फिर से वापस आएंगे तो हम लोग समझेंगे इंग्लिश ड्रामा का 3rd स्टेज हिस्ट्री पार्ट में। देखिए अब यहां एलिजाबेथन लिटरेचर पे हम दोबारा आते हैं। द इंग्लिश लिटरेरी रेनेसां कंसिस्ट ऑफ 4 सबसेट्स इंपॉर्टेंट। पहला द एलिजाबेथन एज, दूसरा द जैकोबियन एज,